नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे 3 स्टॉक की, जो 2 साल, 5 साल के कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट करके आए हैं बाहर। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, एक्चुअली क्या है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टॉक जो हैं, कई साल के लिए रेंज बाउंड हो जाते हैं। रेंज बाउंड का मतलब ये है कि सालों तक वो एक ही रेट पे पड़े रहते हैं। एक रेट पे मतलब थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे फ्लक्चुएशन होता रहता है, लेकिन रेंज बाउंड रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक 50 से 60 के बीच में पड़ा हुआ है, तो 2-3 साल तक वहीं पड़ा हुआ है, 50-60, 50-60 के बीच में घूम रहा है। लेकिन अचानक से फिर उसमें कोई ब्रेकआउट आता है। इसका मतलब ये है कुछ ना कुछ उसमें बदलाव हुए हैं। उसके फंडामेंटल में कुछ चेंजेस हुए हैं या उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में कोई बदलाव हुआ है। तो आज ऐसे ही 3 स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो अपने क्षेत्र के दिग्गज स्टॉक हैं। छोटे-मोटे स्टॉक नहीं है, दिग्गज स्टॉक हैं। उनके बारे में बात करेंगे और बताएँगे आपको उनका फंडामेंटली कि क्या इशारा कर रहे हैं वो आने वाले समय के लिए। देखिए, एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, ये वीडियो केवल हम इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ से बना रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की हम कोई सलाह नहीं देते किसी को भी, केवल आपको एक नॉलेज बढ़ा रहे हैं। तो किसी भी तरीके की वित्तीय या इन्वेस्टमेंट की सलाह हम नहीं देते हैं इस चैनल से, ना हम कोई सेबी रजिस्टर्ड हैं। हम केवल आपको एजुकेशन पर्पज़ समझा रहे हैं, ये हमारी वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ से है। किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की सलाह की ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है। हर तरह के वित्तीय जोखिम के लिए आप खुद ज़िम्मेदार हैं। ये बात आप समझ लें, सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना है आपको, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपडेट के साथ। पहला स्टॉक है टाइटन। देखिए, टाइटन के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा जानते होंगे मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग टाइटन का जब नाम आता है तो बात करते हैं केवल घड़ी की। वो सोचते हैं कि टाइटन का जो सारा बिज़नेस है वो घड़ी का है। अब आप सोचते हैं घड़ी का इतना बड़ा बिज़नेस कैसे हो सकता है? भाई घड़ी से इतना बड़ा रेवेन्यू कैसे जनरेट हो सकता है? तो आपको बता दूँ कि टाइटन का जो बिज़नेस है, वो केवल वॉच का नहीं है। उसका ज्वेलरी, डायमंड्स, ये बिज़नेस है उसका। इससे वो रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इसलिए टाइटन को आप केवल घड़ी से जोड़ के ना देखें। उसको आप ज्वेलरी से जोड़ के देखें, उसको डायमंड से जोड़ के देखें। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें टाइटन काम कर रहा है। उसको आप नहीं जानते हैं उसके बारे में। तो उससे ही मैं आपको आज रूबरू कराऊँगा और मैं टाइटन के बारे में बताऊँगा आपको कि टाइटन जो है एक लाइफ़स्टाइल लीडर है। लगभग 2 साल के कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट से निकला है और लाइफ़स्टाइल, ज्वेलरी इन चीज़ों में काम करता है। लगभग 2 वर्षों के कंसोलिडेटेड डाटा के साथ उनने ऑल टाइम हाई बनाया है अपना। मतलब 2 साल से जहाँ पड़ा था उसके बाद उसने ऑल टाइम हाई बनाया है। आपको बता दूँ मैं टाइटन का मूल्यांकन बता दूँ एक तरीके से मैं आपको। आप ये देखेंगे कि टाइटन ने जो है उसका पी की बात करेंगे आप, तो 84 का पीओ है इसका और ये इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। मतलब इतना समझ लीजिए कि ऐसा लगता है कि आने वाले 5-6 सालों तक के लिए प्रॉफिट आप ले चुके हैं ऑलरेडी। तो पी तो बहुत ज़्यादा है, टेंशन देने वाला है, ये समझ लीजिए आप। प्राइस टू अर्निंग बोलते हैं। प्राइस टू अर्निंग जो है वो 84.2 का है और बुक वैल्यू का भी 27 गुना है। तो एक तरीके से ओवर वैल्यूड है, लेकिन अपने आप में ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है टाइटन। और देखिए अगर इसकी आरओई की बात करें आप, तो लगभग 31.8% का आरओई है, 32% के पास। रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत बड़ा है, मतलब सीधे-सीधे समझिए आप कि इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर के ₹100 पे ₹32 का प्रॉफिट दे रहे हैं ये लोग। आरओई का मतलब ये तो रिटर्न ऑफ इक्विटी कि आपने किसी इक्विटी में ₹100 लगाए हैं, तो उसके आपको ₹31.80 मिल रहे हैं आपको। तो लगभग 32% का आपको आरओई मिल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और अब इसने जो 2 साल के बाद कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट किया है अपना, तो ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है अपना। तो ये सोचने वाला विषय है कि टाइटन ने ऐसा क्या करने जा रहा है। तो देखिए मैं आपको इसका बता दूँ, की स्ट्रेंथ बता दूँ, तनिष्क के नेतृत्व में इन्होंने ज्वेलरी सेगमेंट में और बेजोड़ ब्रांड इक्विटी में फिर से डेवलपमेंट शुरू किया है इन्होंने। आपको एक इसकी और मोटी बता दूँ कि संगठित ज्वेलरी रिटेल में इसकी 8% की मजबूत हिस्सेदारी है। अब आप कहेंगे 8% क्या होता है? भाई बताऊँ, ये जो छोटी-छोटी ब्रांडिंग है ना, इसमें 8% बहुत बड़ी चीज़ होती है। सोचिए आपकी इस ज्वेलरी में 8% की हिस्सेदारी कितनी बड़ी होगी मार्केट में। आपको लग रहा होगा कि टाइटन जैसा ब्रांड 8% पे क्या खेल रहा है। नहीं भाई, 8% बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और लेकिन बस ये है कि जोखिम भरी बात जो है इसके लिए ये है कि इसका प्राइस टू अर्निंग जो है वो 84.2 है और इसका जो बुक वैल्यू है वो 27% है। 27 गुना है मतलब। तो ये थोड़ा-सा चिंता का विषय है। और देखिए दूसरा आइटम बता दूँ मैं आपको जिसकी हम बात कर रहे हैं, दूसरा स्टॉक है
पराग मिल्क फूड लिमिटेड, ये एक वैल्यू एडेड डेयरी कंपनी है का मल्टी ईयर कंसोलिडेशन पहला ब्रेकआउट है। मतलब एक साल में पहला ब्रेकआउट है जिसने अपना ऑल टाइम हाई छुआ है। ठीक है, एफएमसीजी का प्रोडक्ट है ये, और 2017 से चले आ रहे एक बड़े कंसोलिडेशन रेंज से पहली बार मल्टी ईयर ब्रेकआउट करा है इसने, मल्टी ईयर ब्रेकआउट। तो अब इसने इन्होंने बदलाव क्या किया है, इन्होंने डेयरी फूड से थोड़ा सा लिक्विडेशन से थोड़ा बदलाव किया है इन्होंने। इन्होंने कुछ अपने आप में तकनीकी चेंजेस किए हैं, अपने व्यापार में कुछ तरीके बदले हैं। ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे कि इन्होंने क्या चेंजेस किए हैं। एक तो इन्होंने दूध से फोकस थोड़ा सा कम करके इन्होंने घी और चीज पे फोकस किया है। इन्होंने चीज और घी में मार्केट लीडरशिप के साथ इनोवेशन पे फोकस किया है। कैसे किया आपको बताऊं, देखो, अगर मार्केट शेयर की बात करें हम इसकी चीज में, तो 35% के साथ प्रमुख खिलाड़ी है पराग। दूसरी बात, अगर घी की बात करें तो गोवर्धन घी ब्रांड के साथ ये 22% के साथ अग्रणी है। बिल्कुल सोचिए कितना बड़ा हिस्सा है। इनोवेशन की बात बताऊं, जो इन्होंने नया इनोवेशन किया जिसकी वजह से लग रहा है कि हाँ ये सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, भारत की पहली B2C वे प्रोटीन अवतार के नाम से इन्होंने लॉन्च किया है अपना। ठीक है, और एक चीज बताऊं इसकी बढ़िया, इन्होंने जो अपना फ्रेश पनीर निकाला है 75 डे की सेल्फ लाइफ के साथ निकाला, सबसे बड़ी सेल्फ लाइफ, मतलब 75 दिन की सेल्फ लाइफ के साथ अपना पनीर निकाला है फ्रेश इन्होंने। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बता दूं, इनका फाइनेंशियल टर्नअराउंड बता दूं मैं आपको, लगभग अगर आप इसके 3 साल के सीएजीआर की बात करें तो 18% का सीएजीआर है। और 3 साल की इसकी ग्रोथ की बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, तो 31% की प्रॉफिट ग्रोथ है सीएजीआर के साथ। तो कहीं ना कहीं बढ़िया है। और एक चीज बता दूं इसका, थोड़ा सा देखिए, दोनों चीज बताऊंगा मैं, इसका थोड़ा सा जोखिम भी बताऊंगा और इसका प्रॉफिट बताऊंगा। एक तो इसकी कैटेगरी वाइज लीडरशिप मजबूत है इसकी। ठीक है, घी और चीज जैसे उत्पाद में इन्होंने मार्जिन बढ़ाने की कोशिश करी है थोड़ा सा। इसके साथ इन्होंने अपनी इनोवेशन क्षमता बढ़ाई है, नए और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट लॉन्च करने की क्षमता बढ़ाई है अपनी। बिक्री और लाभप्रदता स्पष्ट सुधार के संकेत हैं। भारत की सबसे बड़ी उत्पादन क्षमता है इसकी। और इसका जो सबसे बड़ी पोटेंशियल रिस्क है वो क्या है, पिछले 3 वर्षों में इसका जो आरओई है वो 10.5% है। ये इसके लिए चिंता का विषय है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और बता दूं, अगर इसका आरओई आज 10.5% है तो इन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। ये लोग या तो कोई नया प्लांट लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका रिटर्न अभी आना बाकी है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनका आरओई फिलहाल कम है, लेकिन निकट भविष्य में ये मान के चलें कि आरओई इनका बढ़ेगा, ऐसा मान के चलें आप। क्योंकि जब हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न कुछ समय बाद आता है। तो अभी ये पैसा लगा रहे हैं कहीं, ठीक है, इसीलिए इनको अभी जो है आरओई इनका कम है। और आरओई की वजह से तो दिक्कत होगी होगी, क्योंकि हर कोई इनका आरओई देखेगा 3 वर्षों में लगभग 10.5% का, और औसत करीबन 14.5% का आरओसी भी है, जो कि उद्योग के सर्वश्रेष्ठ से कम है। मतलब इस उद्योग, मतलब इस कैटेगरी वाइज में जो मिल्क का, फूड्स का ये जो प्रोडक्ट्स है, इसके खुद की कैटेगरी, मतलब इसके खुद के जो इसके कंपटीटर हैं उसमें सबसे कम है। तो आप ये मान के चलें कि फिलहाल तो चिंता का विषय है ही इसके लिए, लेकिन भविष्य में इसके लिए पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल है इसमें, ये मान के चलें आप। दूध की कीमतों में स्थिरता मार्जिन की प्रभावित कर सकता है ये। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। और तीसरा हम बताएंगे जिस पर हम बात कर रहे हैं, तीसरा है परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। ये आईटी की कंपनी है। और आईटी के आप कहेंगे कि आईटी के लिए तो टेंशन भरा ही रहता है माहौल। जब से डोनाल्ड ट्रंप से बिगड़ी है भारत की, ये टैरिफ का इश्यू चला है, तब से आईटी कंपनी का तो बेड़ा गर्क हो गया है, डूब गई है। लेकिन उन सबके अपोजिट, उनसे उलट इसके नतीजे हैं। भाई मैंने इसको क्यों कंसोलिडेट किया है इसको, भाई क्यों कंसीडर किया मैंने इसको, क्योंकि इसके जो नतीजे हैं वो उनके विपरीत हैं। वो आईटी के प्रभाव के विपरीत चल रहे हैं, वो अमेरिका के विपरीत हैं। आप अगर देखेंगे तो ये 52 वीक का हाई लगाया है इसने। मतलब जहां एक तरफ आईटी कंपनी परेशान है, उनके रिटर्न जनरेट नहीं हो रहे, इसने 52 वीक का हाई लगाया है। इसकी वजह क्या है, देखिए, ये आईटी सर्विस सेट डिजिटल इंजीनियरिंग में भी काम करती है। सेक्टर के निराशजनक माहौल को अनदेखा करते हुए ये एक 52 वीक की हाई ब्रेकआउट किया है। अब एक्चुअली क्या है, इसका थोड़ा सा बदलाव क्या है इसकी कार्यशैली में, इसकी कार्यशैली के बदलाव की बात करेंगे। ये डिजिटल इंजीनियरिंग, क्लाउड डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट ऑटोमेशन पर केंद्रित है। मतलब इसने अपने बिजनेस को बाइफिलेट कर रखा है, एक ही चीज पर निर्धारित नहीं है। इसी वजह से आप देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन बढ़िया हो रही है।
जहां आईटी की कंपनियां डूब रही हैं, परेशान हैं, वहां इसने रिटर्न जनरेट करके दिखा दिया है 52 वीक का हाई लगा के, कि ये आने वाले समय के लिए कुछ इशारा कर रही है। अब इसका हम फाइनेंशियल सैटेलाइट दिखाएं आपको हम एक तरीके से, ग्रोथ कंसिस्टेंसी दिखाएंगे इसकी हम। अगर इसकी हम 5 साल की प्रॉफिट की बात करें हम इसके, तो 32.8% का सीएजीआर है इसका। आरओसी की बात करेंगे तो 30.4% का। अगर आरओई की बात करें तो 24% का आरओई है। रिटर्न ऑफ इक्विटी कितना है? 24। मतलब 100 रुपए पे आपको कंपनी 24 रुपए दे रही है प्रॉफिट है। और लगभग देखिए सबसे बड़ी मेजर वजह क्या है इसकी, क्यों रखा है मैंने कंपनी में ये, मतलब मैंने आज के जो रिव्यू के लिए रखा है स्टॉक, क्यों रखा है? डेप्ट फ्री है, लगभग कर्ज मुक्त है, लगभग कर्ज मुक्त है, मतलब ना के बराबर कर्ज होगा, अगर होगा तो मेरे ख्याल से कर्ज नहीं है इसमें। तो ये इसकी सबसे बड़ी वित्तीय स्थिति है कि ये कर्ज मुक्त है, वरना अधिकतर कंपनियां जो होती हैं कर्जे से दबी होती हैं और इसीलिए उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये फिलहाल इसके लिए बढ़िया है। और आप देखेंगे निरंतर इसमें 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर में आप देखेंगे तो इसकी ग्रोथ अपग्रेड ही हो रही है, बढ़ रही है, घट नहीं रही है। अब इसकी मैं प्रमुख आपको की पॉइंट बता दूं इसके, उच्च विकास वाले क्षेत्र में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एआई जैसे भविष्य के क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति है इसकी। लगातार उच्च बिक्री लाभ वृद्धि और रिटर्न अनुपात, आरओसी आरओई में वृद्धि है। मजबूत बैलेंस शीट है इसकी, ठीक है। व्यापारक बाजार चुनौतियों के बावजूद मतलब मैंने बताया ना आपको कि आईटी कंपनी का जिस तरीके से चुनौती है, उसके विपरीत, उसके अगेंस्ट जाकर इसने परफॉर्मेंस दी है। तो कहीं ना कहीं इसमें दम है, ठीक है। अब जोखिम वाली बात बताएं इसका, जो इसका स्टॉक का प्रीमियम वैल्यूएशन है, मतलब पीई की बात करें हम लोग तो 60% है। ये चिंता का विषय है थोड़ा सा, क्योंकि देखिए देखिए जब ओवर वैल्यूड हो जाती है कोई चीजें तो इसका ये मान के चलें कि रिटर्न आ चुका है, कि अब आने के लिए क्या है। तो ये तो चिंता विषय होती है कि अगर हल्का सा भी कुछ क्राइसिस आया, हल्की सी भी कोई करेक्शन हुआ, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ चिंता का विषय है। देखिए हम, हमारी आदत होती है हम दोनों चीज बताते हैं आपको। कभी भी मैं आपको एक ही चीज से, एक ही पहलू से रूबरू नहीं कराता। कभी भी मैं आपको ये नहीं बताता कि ये सिर्फ अच्छा ही चाहिए, इसका नेगेटिव पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके लिए चिंता का विषय है कि इसका पी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, अपनी बुक वैल्यू का 14 गुना है, ठीक है। और एक चीज और इसके लिए कि वैश्विक आईटी खर्च में कोई भी कमी ग्रोथ को प्रभावित कर सकती है। मतलब हल्की सी भी कोई दिक्कत आई तो इसको प्रभावित कर सकती है, करेक्शन कर सकती है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। और आपको बता दूं, ये कहीं ना कहीं अपनी जिस तरीके की इनकी कंप्यूटर है उससे अगेंस्ट जा रहे हैं इनके नतीजे। तो ये सोचने वाले हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। ये वो स्टॉक है। मैं एक इसका थोड़ा सा कंपैरिजन बता दूं स्टॉक का साथ साथ, टाइटन, पराग और परसिस्टेंट सिस्टम तीनों का। अगर तकनीकी सिग्नल देखेंगे आप तो 2 साल का एटीएस ब्रेकआउट किया है टाइटन ने, 6 साल का कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट किया है पराग ने, और सेक्टर के विरुद्ध 52 हफ्ते का हाई लगाया है किसने? परसिस सिस्टम ने, ठीक है। अब प्रमुख बिजनेस पे आ जाओ तो टाइटन का है संगठित ज्वेलरी और लीडर है वो इसका, ठीक है। अब पराग पे आ जाओ तो वैल्यू एडेड डेयरी, चीज और घी में वो अपने आप को लीडर बनाने में लगा हुआ है, ठीक है। परसिस्टेंट सिस्टम पे आ जाओ, डिजिटल इंजीनियरिंग एंड एआई क्लाउड, एआई से बहुत जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। इसका 5 ईयर का सीएजीआर की बात करें हम तो टाइटन का 23% है, पराग का 7%। ये थोड़ा चिंता का विषय है, मैंने बताया वो पराग के लिए। लेकिन परसिस्टेंस का है 27%। 3 साल की बात करें तो 15, 31, 27। अब आरओसी की बात करेंगे अगर हम तो 19.5%, 19%, 14%, 30%। स्टॉक का पीई की बात करें, प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो टाइटन का 84 है, पराग का 31 है और परसिस्टेंट सिस्टम का 60 है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, मैंने आपको तीनों चीज बता दी। आप देख सकते हैं, इसका फंडामेंटल चेक कर सकते हैं और आपको अच्छा लगे तो आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपने एनालाइज के बाद फंडामेंटली जरूर चेक करें किसी के भी। केवल हम जो बता रहे हैं वो आपको नॉलेज पर्पज से बता रहे हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियो है पूरी पूरी। किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की सलाह हम नहीं देते हैं, ये आप ध्यान रखें, इस पर विचार करें। क्योंकि मार्केट जो है बहुत ज्यादा पोटेंशियल है तो बहुत ज्यादा रिस्केबल भी है, इसीलिए किसी की सलाह पे भी एकदम इन्वेस्ट ना करें। ये बात आप गांठ बांध लें। इन्वेस्ट करने से पहले जो आपके वित्तीय सलाहकार हो उनसे सलाह जरूर लें, या फिर आप खुद उस पर जांच पड़ताल करें, ठीक है। उसका पूरा बायोडाटा चेक करें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। क्योंकि शेयर मार्केट में अगर आप एक बार एंट्री ले गए तो निकलना बड़ा मुश्किल है।
तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप बताना मेरी वीडियो कैसी लगी हो। अगर दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू। जांच पड़ताल करें, ठीक है? उसका पूरा बायोडाटा चेक करें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। क्योंकि शेयर मार्केट में अगर आप एक बार एंट्री ले गए तो निकलना बड़ा मुश्किल है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप बताना मेरी वीडियो कैसी लगी हो। अगर दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।